इस पाठ में हम आर्टवर्क के विवरण को बेहतर परिभाषित करेंगे, डेटा के बीच इंटरैक्शन पर काम करेंगे और टेक्स्ट जोड़ेंगे। शुरू करें। अब जब हमने सभी डेटा सेट कर लिए हैं, हम अपने प्रोजेक्ट के सबसे रचनात्मक चरण में प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि उन आकृतियों को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कराना और तरल पदार्थों और कॉकटेल का वह प्रभाव पुनः निर्मित करना जो हमने अपनी दृश्य अनुसंधान की मूड बोर्ड बनाते समय सोचा था। इस चरण में हम रूपों को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरित और हिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उन्हें विकृत न करें ताकि डेटा में बदलाव से बचा जा सके। इन मामलों में हम जो कर सकते हैं वह यह है कि हम उनके बीच की बातचीत की कल्पना करते हुए रूपों को हिलाना शुरू करें। उदाहरण के लिए यहाँ हम देखते हैं कि बार्बन का आयत काफी हद तक कैम्पारी के मैजेंटा आयत में प्रवेश कर रहा है, लेकिन मैजेंटा और वर्माउथ के बीच बहुत कम इंटरैक्शन है। तो हम उदाहरण के लिए पीछे जा सकते हैं और वर्माउथ के आयत को थोड़ा नीचे कर सकते हैं ताकि जब हम आकृतियों को हिलाएंगे तो वे एक दूसरे के साथ अधिक बातचीत करेंगी। जितनी अधिक आकृतियां आपस में परस्पर संवाद करती हैं, उतना ही अधिक प्रभाव वीडियो के चरण में भी दिखाई देगा। इस चरण में हम आकृतियों को मैन्युअली हिला सकते हैं, जैसे इस विशेष मामले में, लेकिन हम रोटेशन टूल की सहायता से 9 कॉकटेल की आकृतियों को लगभग समान प्रकार का मूवमेंट प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम बॉर्बन का चयन कर सकते हैं और इसे 30 डिग्री घुमा सकते हैं। इसी प्रकार से हम कैम्पारी को चुन सकते हैं और उसे 15 डिग्री कम घुमा सकते हैं। यदि हम बरमुड को थोड़ा अधिक घुमाना चाहते हैं तो हम इसे 20 डिग्री कम कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब हम इन घुमावों को अन्य आकृतियों पर भी लागू करेंगे तो अंतिम प्रभाव यह होगा कि वे एक दूसरे के बहुत समान प्रतीत होंगे। इस चरण में आकृतियों को घुमाने की कोई विशेष विधि नहीं है, लेकिन हम विभिन्न आकृतियों के बीच अधिक या कम इंटरैक्शन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं और हम उन्हें आर्टवर्क के अंदर अपनी इच्छा अनुसार ले जा सकते हैं और स्थानांतरित कर सकते हैं। यह इस पर निर्भर करेगा कि हम अंतिम परिणाम की कल्पना कैसे करते हैं। विभिन्न रूपों के बीच अंतःक्रियाओं के लिए हम एक छाया स्तर भी जोड़ते हैं। इस स्थिति में छाया एक दृश्य तत्व है जो कॉकटेल की याद दिलाता है और जरूरी नहीं कि डेटा से जुड़ा हो। हम एडोबी इलस्ट्रेटर के ग्रेडियंट टूल का उपयोग करते हुए और पहले से निर्मित सैंपल्स की सहायता से एक ग्रेडियंट स्तर को सम्मिलित करते हैं। हम फिर टूलबार में उपलब्ध ग्रेडियंट टूल का उपयोग करते हुए उस प्रतिशत और अनुपात को प्रबंधित कर सकते हैं जिसके साथ हम ग्रेडियंट पर कार्य करना चाहते हैं, बल्कि हमारे ग्रेडियंट के रोटेशन के कोण को भी समायोजित कर सकते हैं। इस मामले में चूंकि यह कैम्पारी के बारे में है और जैसा कि हमने कहा है कि हमने कैम्पारी को मैजेंटा रंग से परिभाषित किया है, हम सुनिश्चित करेंगे कि ग्रेडियंट अधिकतर मैजेंटा हो। हमने ये भी तय किया है कि हम केवल लिक्वर्स पर ही शेड्स लगाएंगे और कभी भी अल्कोहलिक बेस पर नहीं, इसलिए कभी भी डिस्टिलेट्स पर नहीं, ताकि कॉकटेल में डिस्टिलेट की ताकत और मोटाई बनी रहे। अब जब हमने छाया और स्थिति को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लिया है, तो हम पहले से देखे गए पथ प्रसंस्करण उपकरण का उपयोग करके विभिन्न रूपों को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। 2 रूपों का चयन करके हम दोनों पथों के बीच एक अंतर विभाजन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मामले में सोम्पोज टूल ने तीनों आकृतियों को काट दिया है। इस उपकरण का सर्वोत्तम उपयोग करने का तरीका इस विशेष मामले में यह है कि हम पहले से निर्मित आकृतियों की प्रतिलिपि तैयार करें, उन प्रतिलिपियों को विभाजित करें जो हमें आवश्यक नहीं है, उन्हें हटा दें और फिर उस आकृति को हमारे ट्रैक पर पुनः लागू कर दें। हम इसे एंकर पॉइंट्स के साथ स्थिति में लाने में सहायता कर सकते हैं, जिन्हें हम याद करते हैं ये भी एडोबी इलस्ट्रेटर में चुंबकीय होते हैं। अब जो नई आकृति हमने निर्मित की है उसे हम ड्रॉपर उपकरण के साथ वही रंग शेड प्रदान कर सकते हैं
और इसे इस प्रकार से कार्यान्वित करेंगे कि हमें दोनों तत्वों के मध्य एक ओवरलैप का अनुभव हो, जैसे इस विशेष मामले में। इस चरण में भी यह मुख्य रूप से एक सौंदर्यात्मक कार्य है, इसलिए हम स्वतंत्र हैं कि हम अपने तत्वों को किस प्रकार और कितनी मात्रा में धुंधला करें, साथ ही इस आकार के भीतर अपनी छाया को किस प्रकार और कहां रखें। उद्देश्य फिर भी यह है कि इन आकृतियों के स्थानांतरण के माध्यम से इन दोनों आकृतियों के मध्य की बातचीत को भली भांति समझा जा सके। जैसे इस विशेष मामले में मैं वर्मोथ के माध्यम से कैम्पारी के गोलाकार कोने का अनुभव कर सकता हूं। हम इस चरण को बाकी दो सामग्रियों के लिए भी दोहराते हैं। जैसा कि हमने कहा, हम उन्हें दोहराते हैं। साकोम्पोनी पर क्लिक करें और जो हिस्सा रुचिकर नहीं है उसे हटा दें। और एंकर पॉइंट्स के माध्यम से इस मामले में भी हम दोनों आकृतियों को पूरी तरह से मेल कराने जा रहे हैं। यहाँ पर भी हम धुंधलापन का उपयोग करेंगे, लेकिन चूंकि वार्तालाप हरे और मैजेंटा के बीच हो रही है, इसलिए हम लाल रंग को हरे रंग से बदल देंगे। और इस मामले में भी हम अपनी छाया को उस समय फिर से परिभाषित करेंगे जब यह हमें सौंदर्य स्तर पर सबसे अधिक पसंद आएगी। हमें हमेशा यह नहीं भूलना चाहिए कि उद्देश्य रूपों के बीच के अंतर संबंध को महसूस कराना है। एक बार जब कॉकटेल को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाता है, तो इसे पूरी तरह से पूरा करने के लिए अभी भी कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण तत्वों की कमी रहती है। सबसे पहले एक रंग की पृष्ठभूमि जोड़ना है, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि रंग बिल्कुल ऑप्टिकल सफेद पर न हो और इस प्रकार वे रंग स्तर पर अधिक प्रभावशाली और आकर्षक दिखाई दें। हम हमेशा नमूना विंडो से संदर्भित रंग का चयन करते हैं। हम अपने कॉकटेल के लिए पृष्ठभूमि बनाने के लिए आयत खींचते हैं और नमूना मेनू से वही रंग चुनते हैं जो हमने कॉकटेल की पृष्ठभूमि के लिए चुना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक बहुत ही तटस्थ रंग है जो पैलेट के अन्य रंगों को परेशान नहीं करता है, लेकिन यह रंगों को अधिक प्रमुखता से उभरने की अनुमति देता है। हम इसे एक निचले स्तर पर रखते हैं और स्तर को लॉक कर देते हैं। इसे बैकग्राउंड के लिए बीजी नाम देकर पुनः नामित कर रहे हैं। जाहिर है, आप फाइल को अपनी इच्छानुसार नाम दे सकते हैं। अब जो कमी है वह हमारे कॉकटेल के शीर्ष की सजावट है। जैसा कि हमने पहले देखा है, हमने पैटर्न का उपयोग करके सजावट तैयार करने का निर्णय लिया है ताकि यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके कि फल, नमक या अन्य सामग्री सजावट के रूप में किस प्रकार से उपयोग की जाती है। इन सामग्रियों की मात्रा नहीं होती है अधिकतर समय, और इसलिए ये कुछ ऐसा होता है जो केवल सौंदर्य के लिए कॉकटेल के अंदर उपयोग किया जाता है। इस मामले में उनके लिए हमारा समान मूल्य होगा। हमारी जो कथा थी उसे पुनः लेते हुए हम एक श्रृंखला की मूल आकृतियों को परिभाषित करेंगे जो इस विशेष मामले में सामग्री को परिभाषित करती है, अर्थात नारंगी का फांक। इस चरण में हम अपनी मर्जी से परिभाषित करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमने तय किया है कि हमारे भाषा में संतरे के टुकड़े के लिए एक बिंदुओं का पैटर्न है, लेकिन आप इस भाषा के इस हिस्से को परिभाषित करने के लिए किसी भी ग्राफिकल तत्व का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बुलवार्दिये और नेग्रोनी के मध्य में हमारे पास हमेशा संतरा होता है, लेकिन इस विशेष मामले में यह एक फांक नहीं बल्कि एक टुकड़ा होता है। इसलिए हम संतरे की फांक और संतरे के टुकड़े के बीच के भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए एक अन्य उपकरण और एक अन्य रूप का उपयोग करते हैं। हमने यह निर्णय लिया है कि संतरे का टुकड़ा एक समचतुर्भुज के आकार के रूप में होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रिड की सहायता से हम विभिन्न आकारों के बीच एक अनुपात और पैटर्न की समान संरचना को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं।
पहले दो को परिभाषित करने के बाद हम बाकी को परिभाषित कर सकते हैं, जैसे जैतून के लिए अंडाकार और मार्गेरिटा के गिलास पर नमक के लिए गोल घेरे में बिंदु। एक बार जब हमने यह निर्धारित कर लिया कि कौन से पैटर्न सजावट का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम उन्हें अपनी कलाकृति की ग्रिड पर पुनः निर्मित करते हैं। चलिए एक नया स्तर बनाते हैं जिसे हम सजावट कहते हैं। इस मामले में हम ग्रिड का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, कोशिश करते हुए कि जो हमने लेजेंड में तय किया है वो बनाए रखें। इस विशिष्ट मामले में हमारे पैटर्न का अंतिम परिणाम यह है। जैसा कि हमने देखा है, हम इसे ग्रिड के जरिए स्थानांतरित कर सकते हैं और इसकी स्थिति देख सकते हैं, ये देखते हुए कि यह आर्टवर्क के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। और एक बार जब इसे पूरी तरह से तैयार कर लिया जाता है, तो हम आकार उपकरण के माध्यम से हमारे सजावटी तत्व के आकार को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इस विशेष मामले में क्योंकि सजावट कभी भी कॉकटेल के ऊपर स्थित नहीं होती है, इसलिए हम आगे बढ़ने का निर्णय लेंगे। इन तत्वों को हमने जिस प्रकार से डिजाइन किया है उससे छोटे आकार में सेट करना और कॉकटेल के साथ इंटरैक्ट करने की आवश्यकता होने पर और सामग्री के स्तर पर एक अर्थ रखने के कारण हम उन्हें रंगीन बनाएंगे। इस विशेष मामले में हम नारंगी होने के कारण लाल रंग का उपयोग करेंगे ताकि वे आर्टवर्क के साथ खो न जाएं। हमने एक पारदर्शिता लागू करने का निर्णय लिया है उदासीनता के साथ, ताकि जहां यह एक विपरीत रंग से मिलता है वहां सटीक रंग दिखाई देगा, जबकि जहां रंग समान है वहां एक और रंग बन जाएगा। यह एनिमेशन के चरण में भी हमारे आर्टवर्क को और अधिक दिलचस्प बना देगा। अब हम अपने आर्टवर्क के अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्से यानी पाठ को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हालांकि हम एक दृश्य इन्फोग्राफिक तैयार कर रहे हैं, फिर भी पाठ को शामिल करना डेटा को पढ़ने और विषय को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है। हम एक नया स्तर बनाते हैं और इसे टेक्स्ट कहते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ कलाकृति पर अत्यधिक प्रभुत्व न जमाए और हमारे प्रोजेक्ट के भीतर अत्यधिक हस्तक्षेप न करे, हम इसे पृष्ठ के भीतर सीमित दायरे में सावधानी पूर्वक रखेंगे। हमने तय किया है कि इसे आर्टवर्क के चारों कोनों में लिखेंगे। हम आकार ऐसा सेट करते हैं जो बहुत बड़ा ना हो और फिर फॉन्ट चुनते हैं। इस मामले में हमने अपफॉल ग्रोटेस्क का उपयोग करने का निर्णय लिया है, जो एक फॉन्ट है जिसे हमने कोलेटिवो से मुफ्त में डाउनलोड किया है, जो एक इतालवी प्रकार की फाउंड्री है जो ओपन सोर्स फॉन्ट बनाती है। आपको यह अतिरिक्त संसाधनों में मिल जाएगा। हमने इस फॉन्ट को इसके गोलाकार विवरणों के लिए चुना है, जो हमारे द्वारा बनाए गए आर्टवर्क के काफी करीब है। हम एक आकार तय करते हैं और इस मामले में भी यह कुछ ऐसा है जिसे हम उस कल्पना के अनुसार तय करते हैं जो हम कलाकृति के साथ देना चाहते हैं। हम हमेशा ग्रिड के साथ किनारों से एक निश्चित दूरी निर्धारित करते हैं। इस विशेष मामले में ग्रिड वास्तव में इन सभी सूक्ष्म विवरणों को शीघ्रता से और प्रभावी ढंग से सेट करने के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होता है। और एक बार जब हम उन पाठों को स्थापित कर देते हैं जहां हम चाहते हैं और जहां हमें पसंद आता है, हम उन सामग्रियों को सम्मिलित करते हैं जो हमने देखी हैं, जैसे कि बुलेवार्डियर बार्बन से निर्मित है, और हम इसे भी सम्मिलित करते हैं। मात्रा 45 मिनट। पाठक को यह अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कि हरा रंग बोरबॉन का प्रतिनिधित्व करता है, हम पाठ के हिस्से में एक रंग तत्व भी शामिल करेंगे। हम इसलिए टेक्स्ट टूल ग्लिफ्स का उपयोग करते हैं और देखेंगे कि यह अक्षर कैसे उपयोगी है, क्योंकि ग्लिफ्स के अंदर हमें एक गोलाकार तत्व प्राप्त होता है जिसे हम रंगने और इसे एक किंवदंती के रूप में उपयोग करने के लिए काम में लाएंगे।
फिर हम इसे कॉपी कर सकते हैं और इसे उस चीज में डाल सकते हैं जो कि कैंपारी है। इस विशेष मामले में बिटर कैंपारी 30 मिलीलीटर, और हम कैंपारी के रंग का बिंदु रंगते हैं। यही प्रक्रिया हम स्वीट रेड वर्माउथ के साथ कर सकते हैं। इसे डालते हैं, 30 मिलीलीटर डालते हैं और इसे स्वीट रेड वर्माउथ के लाल रंग से रंगते हैं। इस प्रकार हमारा आर्ट वर्क पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। हमने अपने सभी डेटा को सम्मिलित कर दिया है, सजावट भी जोड़ दी गई है और उन व्यक्तियों के लिए विवरण के साथ पाठ भी सम्मिलित कर दिया गया है जो आर्ट वर्क को पढ़ना चाहेंगे। पहले आर्ट वर्क को पूरा करने के बाद आप वही प्रक्रियाएं सभी अन्य कॉकटेल के लिए दोहरा सकते हैं ताकि 9 आर्ट वर्क तैयार किए जा सकें जो हमारे सभी कॉकटेल को परिभाषित करें। जाहिर है, जैसा कि हमने पहले देखा, हम आकारों को घुमा सकते हैं और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार इंटरैक्ट करवा सकते हैं और अपनी पसंद की रचनाएं बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इस विशेष मामले में हमने सदैव उन तर्कों का अनुसरण करने का प्रयास किया है जैसा कि हमने पूर्व में उल्लेख किया था, जिसमें अल्कोहलिक बेस नीचे की दिशा में होता है या जो अल्कोहलिक होता है। यदि यह आस्वादित नहीं किया गया है तो अधिकांश समय यह निचले हिस्से में ही रहता है। कुछ विशेष मामलों में हमारे पास ऐसी आकृतियां होती हैं जो निरंतर एक दूसरे को काटती रहती हैं, या हमने भरी हुई आकृतियों और रूपरेखाओं के बीच इंटरैक्शन के खेल का निर्माण किया है। सजावट के हिस्से को भी हम अपनी इच्छा अनुसार प्रबंधित कर सकते हैं। इस मामले में, मार्जरीटा के मामले में, हमने एक सांद्रिक पैटर्न बनाने का निर्णय लिया है क्योंकि मार्जरीटा को एक गिलास में परोसा जाता है जिसका किनारा नमक से सजा होता है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी के लिए पैटर्न थोड़ा अधिक जटिल है क्योंकि इसमें संतरे और नींबू दोनों का हिस्सा शामिल होता है। इसलिए हमने 2 पैटर्न बनाए हैं जो एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं वे हमेशा उस ग्रिड का अनुसरण करते हैं जिसे हमने पहले से निर्धारित किया है। इस बिंदु पर हम फाइल मेनू से सेव एज का चयन करके फाइल को अंतिम बार सेव कर सकते हैं और फाइल का नाम इन्फोग्राफिक कॉकटेल वर्जन 3 रखेंगे ताकि हम एनिमेशन के चरण पर आगे बढ़ सकें। अब हमारे पास है। हमारे प्रोजेक्ट के अंतिम विवरण तय हो जाने के बाद अगली कक्षा में वैलेरियो आपको डेटा को एनिमेट करना दिखाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में।